हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखते हैं कि मुद्रा मूल्य में परिवर्तनों का मापन कैसे किया जा सकता है। निर्देशांक या सूचकांक क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, सरकार के लिए इनका क्या महत्व होता है। पिछले अध्याय में हमने मुद्रा मान के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्वर्ण धातुमान, द्विधातुमान और कागजी मुद्रा मान के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हम पढ़ते हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन जो होते हैं इसको सूचकांक किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ उसकी क्रय शक्ति है, जो वस्तु और सेवाओं की खरीद के रूप में व्यक्त की जाती है, तथा इस क्रय शक्ति की माप का आधार सामान्य कीमत स्तर है। यानी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, और मुद्रा का जो मूल्य होता है वस्तु और सेवाओं में व्यक्त किया जाता है। यानी एक मुद्रा की इकाई से कितनी वस्तुएं सेवाएं आ सकती है, वो उसका मूल्य होता है और वो उसकी क्रय शक्ति कहलाता है। और इस क्रय शक्ति के जो मापने का जो आधार है वो सामान्य कीमत स्तर है। एक तो होता है बाजार कीमत है और एक होता है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का मतलब है जिसमें विभिन्न वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, वह सामान्य कीमत स्तर है जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति मापी जाती है। तो मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। यानी मुद्रा के मूल्य और जो विभिन्न वस्तुओं की सामान्य कीमतें हैं उनमें विपरीत संबंध होता है। यानी VM बराबर 1/P, यानी वैल्यू ऑफ मनी, यानी मुद्रा का मूल्य बराबर होता है 1/P। 1/P यानी P का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, वस्तुओं और सेवाओं की क्रय शक्ति। इस P का मतलब है सामान्य कीमत, प्राइस लेवल, जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में व्यक्त होता है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है मुद्रा का मूल्य। अर्थव्यवस्था में बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं होती है जिसमें सभी की कीमतों को मुद्रा के मूल्य के लिए जानना संभव नहीं होता है। यानी अर्थव्यवस्था में एक देश में जो वस्तुएं और सेवाएं बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, लेकिन सभी की कीमतों से हम मुद्रा के मूल्य को जानना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मुद्रा के मूल्य को जानने के लिए क्या करते हैं, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं का चयन करके उनकी कीमतों के परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए कीमत सूचकांक तैयार करते हैं। यानी मुद्रा के मूल्य को जानने के लिए जो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं चयनित की जाती है जो अधिकांश रूप में सब लोगों द्वारा खरीदी और बेची जाती है, और फिर इस वस्तु और सेवाओं की कीमतों को लेकर हमें कीमत सूचकांक इंडेक्स तैयार करते हैं। जैसे खाद्य वस्तुओं का सूचकांक, खाद्य वस्तुओं में सूचकांक में अनाज की वस्तुएं ले ली, गेहूँ ले लिया, चावल ले लिया, बाजरा ले लिया, ज्वार ले लिया, और उन सब की कीमतें डालकर एक सूचकांक बना दिया, तो उनका जो औसत आएगा, एवरेज जो कीमत आएगी वो सामान्य कीमत उसको दर्शाएगी। क्योंकि इन वस्तुओं को इसलिए लिया गया है कि अधिकांश जो लोग हैं इनका अपने उपभोग में या खाने में इनका उपभोग करते हैं, तो ऐसी की वस्तुएं और सेवाएं ली जाती है जिससे मुद्रा के मूल्य का सही तरीके से मापन किया जा सके। उससे एक सूचकांक बनाया जाता है और सूचकांक बनाकर फिर एक सामान्य कीमत निकाली जाती है। सामान्य कीमत का मतलब है एवरेज प्राइस, यानी जो औसत कीमत स्तर होती है विभिन्न वस्तुओं की, वो निकाली जाती है। बढ़ते हुए सामान्य कीमत स्तर का आशय यह नहीं है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक सी बढ़ रही है। कुछ वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ की कम बढ़ सकती है, कुछ की स्थिर रह सकती है और शेष की घट सकती है। यदि ऐसा हम देखते हैं कि दो अवधियों में या 2 वर्षों में, जैसे 2019 और 2020, 2019 में सामान्य कीमत स्तर 100 था और 2020 में 120 हो गया। तो ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि सामान्य कीमत निकाली जाती है कीमत सूचकांक से, और कीमत सूचकांक में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ वस्तुओं की कीमतें दूसरे साल घट जाए, कुछ वस्तुओं की कीमतें दूसरे साल यानी 2020 में बढ़ जाए, कुछ वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे और कुछ वस्तुओं की कीमतें घट जाए। तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ने का आशय ये नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, बल्कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है उस पर यह प्रभाव डालती है। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य कीमत स्तर की प्रवृत्ति एक तरफ हो सकती है, बढ़ने की तरफ हो सकती है, स्थिरता की तरफ हो सकती है, अथवा घटने की तरफ हो सकती है। यानी जो औसत कीमतें वो बढ़ भी सकती है, सामान्य रूप से प्रवृत्ति उसकी ऐसी हो सकती है।
स्थिर रह सकती है और घट भी सकती है। यहाँ पर इस बात पर बल देना आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य को निरपेक्ष रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी मुद्रा को मूल्य को व्यक्त करने के लिए उसे हमें किसी न किसी के साथ तो जोड़ना पड़ेगा। मुद्रा का मूल्य केवल हवा में ही नहीं बता सकते, यानी निरपेक्ष रूप में उसे व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि एक अवधि से पूर्व अवधि की तुलना में इसके परिवर्तन को व्यक्त किया जा सकता है। यानी दो अवधियों में जब उसको वस्तु और सेवाओं से जोड़ते हैं मुद्रा को, तो दो अवधियों में जो कीमतें निकल कर आती है, तो उन कीमतों को देख कर ही हम बता सकते हैं क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ा है कि घटा है। क्योंकि मुद्रा के मूल्य पर कीमतें ही प्रभाव डालती है। यदि 50 रुपये में 1 किलो दूध आता है और अगले अगले साल यदि 70 रुपये में 1 किलो दूध आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा का मूल्य है वो गिर गया है। गिरा कैसे है? क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ गई है। तो कीमत और मुद्रा मूल्य एक दूसरे से संबंधित है। माना वर्ष 2000 में कीमत सूचकांक 100 था। एक सूचकांक बनाया गया जिसमें वर्ष 2000 में जो प्राइस इंडेक्स निकल कर आया वो 100 था, और वर्ष 2004 में ही 150 हो गया। तो इसका अर्थ यह माना जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर में 50% बिंदु की वृद्धि हो गई। अथवा यह भी कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में 50% बिंदु की गिरावट आ गई। यानी जैसे कीमतें बढ़ी, मुद्रा मूल्य में गिरावट आ गई। यानी कीमत और मुद्रा मूल्य में विपरीत संबंध है। जैसा कि अपन ने ऊपर देखा, VM बराबर 1/P। कीमतों के सापेक्ष परिवर्तनों जैसे गेहूं और चावल की कीमत के फलस्वरूप उत्पादन के साधन कम लाभप्रद से ज़्यादा लाभप्रद दिशाओं में गतिमान होते रहते हैं। जो कीमतें होती है वो जो उत्पादन के साधन हैं उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर धकेलने में सहायक होती है, क्योंकि जहाँ पर कीमतें बढ़ती है वहाँ पर उत्पादन के साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं वे कम लाभप्रद व्यवसाय से अधिक लाभप्रद दिशाओं या व्यवसाय की तरफ गतिशील होते हैं। अतः देश के लिए उचित कीमत नीति निर्धारित करने के लिए कीमतों के सापेक्ष स्तरों को ध्यान में रखना लाभप्रद होता है। देश में जो आर्थिक विकास जो करते हैं, आर्थिक विकास के तहत हमने पढ़ा है कि सबसे महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि कीमतों में स्थिरता रखना। तो कीमतों को जानना बहुत आवश्यक होता है देश के लिए, और उचित कीमत निर्धारित करने के लिए कीमत स्तरों को देखना पड़ता है। प्रोफेसर हायक ने कीमतों के सामान्य स्तर के बजाय इनकी सापेक्ष परिवर्तन पर विशेष बल दिया। प्रोफेसर हायक ने कीमतों के सामान्य स्तर के बजाय सापेक्ष परिवर्तन पर बल दिया। प्रोफेसर क्राउथर ने 3 प्रकार के प्रमाणिक मूल्यों का सहारा मुद्रा मूल्य मापने के लिए किया। 3 प्रकार के मूल्य लिए जिससे मुद्रा का मूल्य मापा जा सकता है। पहला है मुद्रा का थोक मूल्य, होलसेल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। होलसेल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी यानी थोक रूप में मुद्रा का मूल्य, जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से है जो थोक बाजार में मुद्रा की एक इकाई के द्वारा क्रय की जा सकती है। हम 2 प्रकार के बाजार देख सकते हैं। एक तो थोक बाजार होता है जहाँ पर व्यापारी जो है वो सीधा कारखाना या कंपनी से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो वस्तु और सेवाओं की जो कीमत होती है वो कम होती है। और एक बाजार होता है फुटकर बाजार, जहाँ पर जो देशों के विभिन्न परिवार हैं या परिवार के जो लोग हैं वो शॉप पर जाकर सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो वस्तुओं की कीमतें होती है वो ज़्यादा होती है। तो दोनों जगह पर जो मुद्रा का जो मूल्य निकल कर आता है वो अलग अलग निकल कर आता है। तो उन दोनों मूल्यों को भी शामिल किया और एक तीसरा मूल्य भी इसमें शामिल किया। दूसरा है मुद्रा का फुटकर मूल्य, जिसका संबंध सामान्य उपभोग वस्तुओं और सेवाओं से है जिन्हें परिवार द्वारा फुटकर बाजार से मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जाता है। यानी वस्तुएं और सेवाएं जो परिवार दुकानों से खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो प्राइस होती है फुटकर प्राइस होती है, मुद्रा का फुटकर मूल्य होता है। तीसरा है मुद्रा का श्रम मूल्य, लेबर वैल्यू ऑफ मनी, जिसका निर्धारण श्रम को दी जाने वाली मजदूरी दर के आधार पर होता है। यानी कितनी मजदूरी उसको दी जाती है। यदि उसकी मजदूरी दर ज़्यादा है तो मुद्रा का जो जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। जिसकी मजदूरी कम है तो मुद्रा का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। श्रम मूल्य श्रम की उस मात्रा से संबंध है जो मुद्रा की इकाई के द्वारा श्रम बाजार में प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा की श्रम मूल्य का मतलब है मुद्रा के द्वारा जितनी इकाई मुद्रा एक है जितना श्रम प्राप्त किया जा सकता है वो मुद्रा का श्रम मूल्य होता है। क्योंकि मुद्रा का मूल्य जो किस में मापा है वो श्रम में। जब मुद्रा का मूल्य वस्तु में मापते हैं तो मुद्रा का वस्तु मूल्य कहलाता है।
प्राय मुद्रा के मूल्य के लिए थोक कीमतों को आधार मानते हैं, यानी मुद्रा का जो मूल्य निर्धारित करने के लिए होलसेल प्राइस को आधार माना जाता है। इसको मापने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि इसका मापन आसानी से हो सकता है। निर्देशांक से अभिप्राय। आप देखते हैं कि मुद्रा कीमतों को मापने के लिए जो निर्देशांक बनाए जाते हैं, तो निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक या इसको सूचकांक भी कहते हैं। जो पहली परिभाषा दी है सैक्रिस्ट ने, सैक्रिस्ट के शब्दों में निर्देशांक अंकों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी भी सामग्री के समय समय पर अथवा स्थान स्थान के परिवर्तनों को मापा जाता है। यानी निर्देशांक में ऐसी एक इंडेक्स होता है जिसमें किसी सामग्री से संबंधित अंक होते हैं और इसमें जो परिवर्तन है, अंकों का परिवर्तन, उसको मापा जाता है। चैंडलर के शब्दों में कीमतों का निर्देशांक आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों का औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संख्या है। चैंडलर ने बताया कि कीमत निर्देशांक यदि हम देखते हैं तो वो आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संस्था है। निर्देशांक या सूचकांक के प्रकार। निर्देशांकों के विषय में सर्वप्रथम पुस्तक बिशप फ्लीट वुड द्वारा 1707 ईस्वी में लिखी गई थी, परंतु इसका वास्तविक प्रयोग 1860 के बाद प्रारंभ हुआ। यानी 1707 में लिखी गई थी और 1860 में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। पहला जो इसमें सूचकांक का प्रकार है वो देखते हैं, थोक कीमतों का निर्देशांक या सूचकांक। थोक कीमतें जो होती हैं, जो मैंने बताया है कि उत्पादक तो होते हैं, वो सीधे कारखानों से जो बड़ी मात्रा में सामग्री या वस्तुएं खरीदते हैं, तो वहाँ पर थोक कीमतें के आधार पर क्रय विक्रय होता है। इसमें कच्चे पदार्थों की थोक कीमतें भी शामिल होती हैं। उत्पादकों के लिए इसका विशेष महत्व होता है। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1942 से ये तैयार किए जाते रहे। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1942 से इसको तैयार करना प्रारंभ किया है और वर्तमान तक तैयार किए जा रहे हैं। जनवरी 1977 में अपनाई गई श्रेणी में थोक कीमतों में 360 वस्तुएं थी जिन्हें 3 वर्गों और 14 उपवर्गों में बांटा गया था। यानी 360 ऐसी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, चयनित किया गया, जो अधिकांश रूप से क्रय विक्रय में उपयोग में आ रही थी। उन्हें 3 वर्गों और 14 उपवर्गों में बांटा गया। जुलाई 1989 में अपनाई श्रेणी में, यानी 1989 में जो वस्तुएं वो 447 कर दी 360 से बढ़ाकर, और 3 समूहों में बांटा। प्राथमिक पदार्थ, ईंधन, शक्ति, प्रकाश तथा निर्मित पदार्थ। 3 तरह के वर्गीकरण किए। प्रारंभिक पदार्थ, दूसरा ईंधन, शक्ति और प्रकाश देने वाले पदार्थ, तीसरा निर्मित यानी कारखानों द्वारा निर्मित पदार्थ। 1 अप्रैल 2000 को जारी नई श्रृंखला में 435 वस्तुएं इसमें सम्मिलित थी। उपयुक्त तीनों समूहों में सम्मिलित वस्तुओं की संख्या क्रमशः 98%, प्रारंभिक जो पदार्थ 98%, द्वितीयक या शक्ति के जो पदार्थ थे, शक्ति साधन थे, वो 19 संख्या थी उनकी, और जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी 318 संख्या थी। थोक कीमतों का निर्देशांक तैयार करना सरल होता है, परंतु व्यवहार में उपभोक्ता का संबंध फुटकर कीमतों से ज़्यादा होता है। इसलिए थोक कीमत निर्देशांक के आधार पर ठीक ठीक अनुमान नहीं लग पाता कि मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तनों का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि 2 प्रकार की कीमतें क्राउथर ने बताई थी, मुद्रा का थोक मूल्य, मुद्रा का फुटकर मूल्य। जो उपभोक्ता होता है वो शॉप से जो वस्तु खरीदता है और वहाँ पर जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, और जो उत्पादक जो कारखाने से जो माल खरीदता है उस वहाँ पर जो कीमत होती है वो कम होती है। इसलिए जो मुद्रा की क्रय शक्ति है उसका सही अनुमान नहीं लग पाता है, कीमत का सही अनुमान नहीं लग पाता, जिससे उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान नहीं ढंग से नहीं लग पाता। इसलिए जो फुटकर मूल्यों के आधार पर है वो सूचकांक बनाया जाना चाहिए। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक या निर्देशांक लोगों के उपभोग व्यय में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। यानी कीमत बढ़ने के कारण उपभोग व्यय, यानी व्यक्ति जो उपभोग पर व्यय करते हैं, कीमत बढ़ने से उनमें क्या परिवर्तन आता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्देशांक की आवश्यकता
बढ़ती। इसे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, सीपीआई। श्रमिक वर्गों के लिए निर्देशांक अलग से तैयार किया जाता है, यानी लेबर क्लास है उसके लिए अलग से निर्देशांक तैयार किया जाता है ताकि उनके वेतन और महंगाई भत्तों का निर्धारण किया जा सके, जिनसे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके वेतन और महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने का मुख्य साधन है पारिवारिक बजट होता है, यानी पारिवारिक बजट इसका मुख्य साधन है। भारत में औद्योगिक श्रमिकों तक कृषि श्रमिकों के अलग अलग उपभोक्ता कीमत निर्देशांक सीपीआई भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। मध्यम वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की फुटकर कीमतों के आधार पर भारत में जो सूचकांक बनाए जाते हैं उनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ कहते हैं। ये सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी 2-3 तरह का तैयार किया जाता है। श्रमिकों के लिए अलग तैयार किया जाता है, कृषि मजदूरों के लिए अलग तैयार किया जाता है, और जो मध्यम वर्ग यानी जो नौकरी पेशा वर्ग है या जो मध्यम व्यापारी वर्ग है उसके लिए जो तैयार किया जाता है वो अलग है, उसको सीएसओ तैयार करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, यानी जो मैनुअल रूप से काम नहीं करता है, जो श्रमिक नहीं है। तीसरा है प्रतिभूति कीमत निर्देशांक। विभिन्न वर्गों की औद्योगिक और सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निर्देशांक तैयार किए जाते हैं। जो प्रतिभूतियाँ होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, इनके मूल्य का निर्देशांक तैयार करते हैं जिससे इनके मूल्य में परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त हो। कुछ औद्योगिक प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभांश के भी सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटीज होती है उसके जो लाभांश उस पर जो प्राप्त होता है उसका भी सूचकांक तैयार किया जाता है जिससे उद्योगों की जानकारी प्राप्त होती है ना। उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रतिभूति जो सूचकांक होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। भारत में आरबीआई द्वारा प्रतिभूति कीमत निर्देशांक तैयार किए जाते हैं। आरबीआई जो होता है वो उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से सिक्योरिटी के सूचकांक तैयार करता है। चौथा है उत्पादन निर्देशांक। देश में उत्पादन, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक अलग अलग होते हैं। इनसे उत्पादन स्थिति, कमी और वृद्धि का पता लगता है, यानी अपनी आवश्यकता अनुसार निर्देशांक बनाया जा सकता है। यदि उत्पादन की गणना करनी है तो उत्पादन निर्देशांक, आयात निर्यात को शामिल करना हो तो आयात निर्देशांक सूचकांक, आय को यदि शामिल करना हो तो आय निर्देशांक। तो इस प्रकार से अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं जिससे उनकी स्थिति का पता चलता है। निर्देशांक या सूचकांक का निर्माण। निर्देशांक का उद्देश्य क्या होता है? परचेज ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर उत्पादक की क्रय शक्ति में परिवर्तन का अध्ययन करना है तो उसके लिए थोक कीमतों का निर्देशांक ज़्यादा सही रहेगा। यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ताओं पर देखना है तो फुटकर कीमतों पर आधारित जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक अधिक उपयोगी रहेगा। हैबर्लर के अनुसार कीमत स्तर की आर्थिक दृष्टि से एक उपयोगी परिभाषा मस्तिष्क में रखे हुए उद्देश्य से स्वतंत्र नहीं हो सकती और प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक भिन्न प्रकार का निर्देशांक तैयार करना पड़ता है। यानी हैबर्लर कहता है कि जो उद्देश्य आपके मन में है कि किसका आपको कीमतें ज्ञात करनी है किसमें, तो वह उद्देश्य रखकर आप विभिन्न प्रकार के निर्देशांक तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ता है। निर्देशांक बनाने के लिए हमें कौन सी जो कीमतों का पता करना है या किस में परिवर्तन देखना है वो उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। फिर सेकंड नंबर है आधार वर्ष का चुनाव करना। आधार वर्ष का औसत निर्देशांक 100 के बराबर माना जाता है। सामान्य वर्ष जो आर्थिक और राजनीतिक अस्त व्यस्तता से मुक्त हो, न तो यह किसी विशेष मुद्रा प्रसार अथवा संकुचन का वर्ष हो, न ही ये युद्ध काल का। इन दशाओं के परिवर्तन होने पर नया आधार वर्ष चुनना पड़ता है। तो सूचकांक बनाते समय पहले तो उद्देश्य क्या है, कौन सा सूचकांक बनाना चाहता हूँ। फिर दूसरा है आधार वर्ष। आधार वर्ष का जो मूल्य माना जाता है वो 100 माना जाता है। और आधार वर्ष कोई सी ऐसे वर्ष को चुना जाता है देश में जिसमें कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं हो, युद्ध नहीं हो, बाढ़ नहीं हो, अकाल नहीं हो, मुद्रा प्रसार नहीं हो, मंदी की स्थिति नहीं हो, यानी वह सामान्य वर्ष होना चाहिए। उस वर्ष को आधार वर्ष चुना जाता है। भारत में समय समय पर विभिन्न सूचकांकों के लिए आधार वर्ष का परिवर्तन किया जाता रहा है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1981-82 के पश्चात 1993-94 था तथा वर्तमान में आधार वर्ष 1999, 2000 है।
2004-05 भी था, और वर्तमान में जो है वो 2011-12, जो उसमें लिखा नहीं है, 2011-12 जो वर्तमान का आधार वर्ष है। भारत में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 1982 रखा गया। ये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो बनाया जाता है उसका आधार वर्ष 1982 रखा गया है। फिर उद्देश्य निर्धारित कर लिया, आधार वर्ष का चुनाव कर लिया, फिर इसके बाद में वस्तुएं जो सूचकांक में डालनी है, लिखनी है, उसका चुनाव करना पड़ता है। वस्तुओं का चुनाव तथा संख्या सूचकांक के उद्देश्य पर निर्भर करता है। WPI में संख्या CPI से ज़्यादा होती है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बनाया जाता है उसमें जो संख्या होती है वो CPI से ज़्यादा होती। 1993-94 में थोक मूल्य सूचकांक का सीरीज 435 मदों पर आधारित किया गया है। उसमें जो सूचकांक में जो वस्तुएं थी वो 435 वस्तुएं थी, जबकि 1981-82 में 443 मदों पर आधारित है, यानी 81-82 में जो वस्तुएं शामिल थी सूचकांक में WPI में वो 443 थी। इरविंग फिशर के अनुसार जब तक निर्देशांक में 20 से ज़्यादा वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाए तब तक इसकी कोई विशेष व्यवहारिक उपयोगिता नहीं होती। यदि ये संख्या 50 तक हो तो अच्छी बात है, यानी जब भी कोई सूचकांक बनाया जाता है तो उसमें कम से कम 20 से ज़्यादा तो वस्तुएं होनी चाहिए, और 50 तक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यदि कम वस्तुएं उसमें शामिल करेंगे तो कम वस्तुओं के कारण हम कीमत की में जो परिवर्तन का या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वह कम वस्तुएं कम लोगों को ही प्रदर्शित करेगी। अधिक वस्तुएं डालेंगे तो जिससे अधिक लोग उसको क्रय विक्रय करते हैं तो उससे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का उसमें पता लग सकता है। फिर है वस्तु डालने के बाद कीमतों के आंकड़े उसमें डालना, यानी कितनी कीमत है, कौन सी वस्तु है, उसकी कीमत है क्या, उसके आंकड़े उसमें डालना। उस वर्ष विशेष में जो प्रचलित है, जो आधार वर्ष जो लिया है उसमें जो कीमतें प्रचलित है, और जिस वर्ष से उसकी तुलना करनी है, मान लो चालू वर्ष से उसकी तुलना करनी है तो चालू वर्ष की कीमतें उन्हीं वस्तुओं की उसमें डाली जाएगी जो वस्तुएं पूर्व में आधार वर्ष के सूचकांक में डाली गई थी। यानी गेहूं की तुलना आधार वर्ष पे करनी है तो चालू वर्ष में गेहूं की कीमत ली जाएगी। कीमतों के आंकड़े एकत्रित करना है, निर्देशांक बनाने में कौन सी कीमतें ली जाए, थोक, फुटकर या नियंत्रित कीमतें। ये सामान्य इसको भी देखना पड़ता है कि कौन सी कीमतों इसमें शामिल की जाए। सामान्य क्रय शक्ति को जानना है तो थोक कीमतें। जीवन निर्वाह निर्देशांक को यदि पता करना, जीवन निर्वाह व्यय को पता करना है तो फुटकर कीमतें अधिक उपयुक्त होगी। थोक मूल्य सूचकांकों की सूचना प्रमुख थोक बाजारों और मंडियों से एकत्रित की जाना चाहिए, यानी ये सूचकांक बनाया जाए वहाँ पर थोक बाजार, जो देश में विभिन्न थोक बाजार और मंडियाँ होती हैं वहाँ पर जो कीमतें प्रचलित होती है वहाँ से कीमतों की सूचना उसमें डाली जानी चाहिए था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए खुदरा भाव उन स्थानों से एकत्र किया जाना चाहिए जहाँ से श्रमिक या उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा खरीदते हैं। फुटकर प्राइस वहाँ से लेने चाहिए जहाँ पर उपभोक्ता और श्रमिक वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं। कीमतों को शामिल कर लिया, उसके बाद है सापेक्ष कीमतों का अनुमान लगाना है, तुलना करना। सापेक्ष कीमतों का मतलब है तुलना करना, वर्तमान वर्ष की कीमत से आधार वर्ष की कीमत की तुलना करना। जैसे वर्ष 2000 में गेहूं का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल है और 2004 में 700 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 2004 में कीमत सापेक्ष की मात्रा होगी 700 अपन 500 इंटू 100। 100 का मतलब है आधार वर्ष का जो लिया है सूचकांक 100, अर्थात 140 होगी। अतः सापेक्ष कीमत की मात्रा होगी बराबर वर्तमान वर्ष की कीमत। ये फार्मूला है, जिस फार्मूले से निकाली है सापेक्ष कीमत वो ये होगी। वर्तमान सापेक्ष कीमत निकाली है 140 और आधार वर्ष की कीमत है 100, यानी 40 जो है 40 जो संख्या अधिक है वो उसमें कीमतों में वृद्धि हुई है, 40 रुपये की अधिक वृद्धि हुई औसत रूप में। तो सापेक्ष कीमत की मात्रा बराबर वर्तमान वर्ष की कीमत अपन आधार वर्ष की कीमत इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। फिर इसके बाद सापेक्ष कीमतों को जानने के बाद में औसत का चुनाव करना। सामान्यतः गणितीय या ज्यामितीय औसत का प्रयोग किया जाता है। एवरेज या माध्य का चुनाव करना पड़ता है, जिसमें गणितीय या ज्यामितीय माध्य इसका प्रयोग किया जाता है।
फिर ये सारी क्रिया करने के बाद सूचकांक बनाने में साधारण निर्देशांक या सूचकांक बनाया निकाला जाता है। आधार वर्ष में कीमत को 100 मानकर चालू वर्ष में निकाला गया प्रतिशत कीमत अनुपात कहलाता है। कीमत अनुपात निकालने के लिए जो फार्मूला दिया है कि चालू वर्ष की कीमत अपन आधार वर्ष की कीमत अपन 100। सबसे पहले फिर कीमत अनुपात निकालेंगे। औसत का चुनाव करके कीमत अनुपात निकालेंगे। R अपॉन P1 अपॉन P0। P1 यानी आधार वर्ष की कीमत, P0 यानी P1 यानी चालू वर्ष की कीमत, P0 यानी आधार वर्ष की कीमत इंटू 100। विभिन्न वस्तुओं की कीमत अनुपातों का समांतर माध्य ही संबंधित वर्ष का साधारण निर्देशांक होता है। यानी विभिन्न वस्तुओं की कीमत अनुपात निकालेंगे और उनका फिर औसत निकालेंगे, तो उसका जो औसत आएगा वही साधारण संबंधित वर्ष का साधारण निर्देशांक होगा। जैसे चालू वर्ष का निर्देशांक यदि हमें निकालना है तो कीमत अनुपातों का जोड़ करेंगे अपॉन उसमें वस्तुओं की संख्या का भाग देंगे, अथवा सिग्मा R अपॉन n उसमें भाग देंगे। सिग्मा R का मतलब है कीमत अनुपात जो ऊपर निकाला है हमने R, उसका जोड़ और वस्तुओं की संख्या, वो चालू वर्ष का निर्देशांक निकलेगा। यदि P1 के द्वारा चालू वर्ष की कीमत और P0 के द्वारा आधार वर्ष की कीमत तथा n के द्वारा निर्देशांक में सम्मिलित वस्तुओं की संख्या को बताया जाए तो बीजगणितीय रूप में कीमत अनुपातों का माध्यम इस प्रकार होगा। बीजगणितीय रूप में भी निकाल सकते हैं। P1 डैश अपॉन P0 डैश इंटू 100 Pg बराबर P1 डैश डैड अपॉन P0 डैश डैड इंटू 100 प्लस P1 डैश 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 अपॉन P0 डैश 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 इंटू 100। इस प्रकार P1 डैश डैश P1 डैश डैश इंटू 100। जितनी भी कीमतें हैं वो उसमें आधार वर्ष से चालू वस्तु की जितनी भी वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें शामिल कर ली और उनको वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया, तो सबका R निकल कर आ जाएगा। R का जोड़ कर देंगे तो सिग्मा R अपॉन n ये हो जाएगा। कुछ काल्पनिक अंगों के आधार पर साधारण निर्देशांक के निर्माण विधि नीचे है। नीचे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से निर्देशांक बनाया जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमें थोक कीमतों का साधारण निर्देशांक बनाना है, तो हमारा उद्देश्य निर्धारित हो चुका है। आधार वर्ष इसमें हम ले चुके हैं कि 1970 आधार वर्ष है और आधार वर्ष में जो कीमतों को हमने 100 मान लिया और कीमत प्रति 40 किलोग्राम रुपयों में है। तो इसमें जो वस्तुएं हमने दो वर्षों की तुलना करनी, 1970 और 1980 में जो कीमतें थी उसकी आपस में तुलना करनी। वस्तुएं इसमें डाल दी, 5 वस्तुएं डाल दी, खाद्य वस्तुएं डाली है। वस्तु है गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, घी, इनकी कीमतें डाल दी। 1970 में जो कीमतें थी 10, 20, 15, 30 और 200। सूचकांक 1970 का जो माना था वो 100 था। तो इन सभी अनुपातों का जोड़ सिग्मा R अपॉन n अपन ने कर लिया, तो 500 अपन 5 इंटू 100 ये हमारे पास निकल कर आया 100। अब 1980 में कीमतें जो परिवर्तित है, गेहूँ की कीमत 10 रुपये थी बढ़कर 20 रुपये हो गई, चावल की कीमत 20 से बढ़कर 50 हो गई, दाल की कीमत 15 से बढ़कर 30 हो गई, चीनी की कीमत 30 से बढ़कर 45 हो गई, घी की कीमत 200 से बढ़कर 300 हो गई। तो हम कीमत सापेक्षता का अब इसमें देखेंगे। कीमत सापेक्षता निकालेंगे, यानी एक वर्ष की कीमत के सापेक्ष दूसरे वर्ष की कीमत इसमें निकालेंगे और R इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो कीमत सापेक्ष निकालने के लिए R बराबर जो है प्रचलित वर्ष की कीमत या चालू वर्ष की कीमत को ऊपर लेंगे और आधार वर्ष की कीमत को नीचे लेंगे इंटू 100। तो चालू वर्ष की कीमत गेहूं की है 20, तो 20 को ऊपर लिया है और आधार वर्ष की कीमत 10, तो 10 को नीचे लिया है। इस प्रकार से इसकी गणना करके 200 जो है वो सूचकांक निकल कर आता है। 100 के बजाय 200 सूचकांक यहाँ पर निकल कर आता है गेहूं का। इसी प्रकार से सबके सूचकांक याद कर लेंगे तो ये इस प्रकार से सबके सूचकांक निकल कर आ जाएंगे। इन सब का योग कर लेंगे तो इनका सिग्मा R का योग हो जाएगा 950। इसमें वस्तुओं की संख्या का भाग देंगे 5, तो जो सामान्य औसत सूचकांक निकल कर आएगा वो आएगा 190। तो हम कह सकते हैं कि 1970 की तुलना में 1980 में 90% यानी 90 गुना जो कीमतें बढ़ गई, 90% कीमत बढ़ी है। 100% नहीं बढ़ी, 90% कीमत बढ़ी है। भारशील निर्देशांक। अब ये दूसरा एक प्रकार देखते हैं जिसमें
को भार देते हैं। साधारण निर्देशांक इस मान्यता पर आधारित होता है कि इसमें सम्मिलित सभी वस्तुएं समान महत्व की, यानी जो ऊपर साधारण निर्देशांक देखा उसमें हमने मान लिया कि जो सारी वस्तुएं हैं उसका महत्व समान है। यानी दाल का महत्व चीनी के बराबर है, चीनी का महत्व घी के बराबर है, घी का महत्व चावल के बराबर है, समान इसको मान लिया। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि इसमें सम्मिलित सभी वस्तुएं समान महत्व की होती है, परंतु वास्तविक जीवन में विभिन्न वस्तुओं का महत्व अलग अलग होता है। यानी कुछ वस्तुएं लोगों द्वारा ज़्यादा खरीदी जाती है, कुछ कम खरीदी जाती है, कुछ बार बार खरीदी जाती है, कुछ एक बार खरीदी जाती है। इसलिए गेहूं तथा घी को एक सा महत्व देना अवास्तविक होगा। उदाहरण के लिए गेहूं तथा चावल की कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव घी की कीमत में परिवर्तन से अधिक होगा। यानी गेहूं और चावल की कीमत के परिवर्तन का जो प्रभाव होगा घी की कीमत में परिवर्तन से प्रभाव से अधिक होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर व्यय की गई आय के औसत अनुपात के आधार पर अलग अलग भार निश्चित किए जाते हैं। यानी विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है आय, उसके औसत अनुपात के आधार पर अलग अलग उसको भार दे दिया जाता है। कीमत निर्देशांक को किसी वस्तु को दिए गए भार से गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है, यानी कीमत निर्देशांक जो निकले हैं उसको वस्तु के भार से यदि गुणा कर देते हैं, यानी आर जो निकाला है यदि आर को उस वस्तु के भार से गुणा कर देते हैं, तब भारशील कीमत निर्देश अनुपातों का जोड़ निकल आता है और इसके द्वारा उसके भारों के योग से विभाजित करने पर भारशील निर्देशांक प्राप्त किया जा सकता है। अब निर्देशांक का सूत्र तो यह था कीमत अनुपातों का जोड़ अपॉन वस्तुओं की संख्या, लेकिन भारशील कीमत निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा भारशील कीमत अनुपातों का जोड़। यानी पहले आर निकालेंगे, आर को कीमत अनुपातों से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सभी जो भार है उनके भारों का योग निकालेंगे। तो सिग्मा अथवा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू, उसी सूचकांक को अपन लेते हैं जो ऊपर हमने देखा था कि भारशील थोक सूचकांक थोक कीमत का 1970 में हमने माना था आधार वर्ष, और औसत सूचकांक इसका था 100। संख्या वही है वस्तुओं की, वस्तु वही है, लेकिन इन वस्तुओं को इनके महत्व के अनुसार भार दे दिया। सबसे यानी पहला जो भार दिया है, गेहूँ को 1 नंबर 1 दिया है, चीनी को 3, दाल को 4, गेहूँ को 5, चावल को 5 और गेहूँ को 7। कीमतें वही ली है, तो इन भारों का योग कर लिया। इन भारों का योग जो आया है, इन भारों का योग आया 20 और इसकी कीमतें वही हैं जो पहले जो कीमतें थी। और निर्देशांक इसका निकालते हैं, तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भार है भार का उसमें भाग दे दिया जाता है और सामान्य जो निर्देशांक निकला उसमें भार दे दिया जाता है। 100 में गुणा कर दिया, गुणा कर दिया जाता है। तो इसमें 100 से इसको 7 से गुणा करेंगे तो 700, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100। इस प्रकार से ये हमने भारशील निर्देशांक निकाल लिया, यानी भार से गुणा कर दिया निर्देशांक को, तो भारशील निर्देशांक आ गया, उसका योग कर लिया तो सिग्मा आर डब्ल्यू आ गया। सिग्मा आर डब्ल्यू कितना आया 2000, सिग्मा आर डब्ल्यू 2000 आया। सिग्मा डब्ल्यू कितना हुआ, यानी भार का जोड़ कितना हुआ, इनका सबका जोड़ कर लिया तो हो गया 20। इस प्रकार से सूचकांक निकल कर आ गया हमारे पास 100। 1980 में जो कीमतें थी उनको भी इसी प्रकार से भार से जो उनका सूचकांक हमने पूर्व में निकाला था, ये 200, 250, 200, 150, 100, उनको भी जो भार से गुणा कर दिया, गुणा करने से उसका भारशील निर्देशांक निकल कर आ गया। और फिर इसका जो टोटल करके उसमें वस्तु की संख्या का भाग दिया तो जो कीमत सूचकांक आया 1980 का भारशील कीमत सूचकांक वो 202.5 आया, यानी जो कीमतों में थी वो 102.5% की वृद्धि हुई। भारशील निर्देशांक कीमतों में परिवर्तन संबंधी सूचना साधारण निर्देशांक की अपेक्षा अधिक सही तरीके से बताता है। यानी भारशील जो सूचकांक बनाया जाता है उसमें कीमत का जो परिवर्तन होता है उसकी सूचना अधिक सही तरीके से बताता है। भार दो प्रकार के होते हैं, पहला वस्तुओं की मात्रा अनुसार भार, इसको क्यू द्वारा बताते हैं, जैसे Q1, Q0 और Q1। Q0 का मतलब है आधार वर्ष की वस्तुओं की मात्रा और Q1 का मतलब है चालू वर्ष की वस्तुओं की मात्रा।
Q0 Q1 मूल्य अनुसार भार, यानी वस्तु के मूल्य के अनुसार जो भार दी। P0 Q1 है आधार वर्ष की मात्रा और मूल्य, और P1 Q1 चालू वर्ष का कीमत और मूल्य। भारित निर्देशांकों की रचना की दो रीतियां, यानी जो भारशील निर्देशांक है उसको बनाने की दो रीतियां। पहला, वास्तविक कीमतों के भारित समूहों की रीति। जो वास्तविक कीमत निकली है उसका ग्रुपिंग कर देते हैं, उससे भारित सूचकांक वास्तविक कीमतों के भारित समूह निकल कर आता है। सिग्मा P1 Q0 निकालते हैं, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, सिग्मा P1 Q0 निकालते हैं। चालू वर्ष का भारित समूह कहते हैं इसको। सिग्मा P1 Q0 निकाल कर उस पर चालू वर्ष के भारित समूह का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। दूसरा है मूल्य अनुपातों पर भारित माध्य। मूल्य अनुपात R निकालते हैं और उसको भार से गुणा करके भारित मूल्य अनुपात निकालते हैं RW। भारित मूल्य अनुपात का जोड़ सिग्मा RW को भार के जोड़ सिग्मा W बराबर P0 Q0 से भाग देकर निर्देशांक ज्ञात किया जाता है। इस रीति को पारिवारिक बजट रीति भी कहा जाता है। निर्देशांक के निर्माण में कठिनाइयाँ। अब जो निर्देशांक निर्माण किया जाता है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है किसी संस्थान को या किसी सरकार को। पहला है कि आधार वर्ष का चुनाव करने में कठिनाई होती है। आधार वर्ष को चुनना बड़ा मुश्किल रहता है। कौन से वर्ष को आधार वर्ष माना जाए, उसका चुनाव करने में सभी पहले आधार वर्षों का तुलना की जाती है, उसके बाद आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। दूसरा, प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं के चुनाव में कठिनाई। जो वस्तुएं और सेवाएं जो अधिकांश रूप से उपयोग में लाई जाती है, जो प्रतिनिधि होती है, उनको चुनने में कठिनाई आती है, क्योंकि समय के साथ साथ वस्तुओं के गुण तथा स्वभाव में अंतर पड़ जाता है। फिर तीसरी कठिनाई है कीमत संकलन संबंधी कठिनाई। विभिन्न स्थानों की फुटकर कीमतों को जानना बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जो फुटकर कीमतें हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इसलिए उनको जानना कठिन रहता है। चौथा, वस्तुओं के भार निर्धारण में कठिनाई। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों तथा वर्गों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखती है। समय तथा रुचि परिवर्तन से वस्तुओं का महत्व बदलता रहता है। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों तथा वर्गों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखती है। समय तथा रुचि परिवर्तन से वस्तुओं का महत्व बदलता रहता है। यानी कोई व्यक्ति कभी किसी वस्तु को पसंद करता है, कभी वस्तु को ज़्यादा महत्व देता है, तो वह जो महत्व होता है और जो रुचि होती है वो वस्तुओं के महत्व को बदलती रहती है। औसत निर्धारित करने में कठिनाई। कौन से औसत का प्रयोग करें इसका निर्धारण करना भी कठिन होता है। समय में अंतर के साथ साथ वस्तुओं के संग्रह में परिवर्तन की कठिनाई तथा उपभोग में नई वस्तुएं आने पर तथा पुरानी वस्तुएं कम हो जाने पर कठिनाई तुलना करने में आती है। यानी ऐसा होता है कि जो पूर्व में जो 1970 में जो वस्तुएं शामिल की गई थी, हो सकता है कि 1970 में शामिल कई वस्तुएं वर्तमान में उपभोग नहीं की जाती, उनके स्थान पर नई वस्तुएं उपभोग में लाई जाती है, तो उसको समायोजित करना पड़ता है। इसके निवारण के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने श्रृंखलाबद्ध निर्देशांक चेन इंडेक्स नंबर के निर्माण का सुझाव दिया था। इस समस्या के निवारण के लिए जो नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने श्रृंखलाबद्ध निर्देशांक के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसके द्वारा 2 वर्ष की कीमतों की तुलना बीच के वर्षों की कीमत के साथ कर सकते हैं। परंतु यह कोई सरल पद्धति नहीं है, इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। निर्देशांक निर्माण की उक्त कठिनाइयों के कारण ही मार्शल ने निराशापूर्ण विचार प्रकट किया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति के ठीक ठीक माप करना न केवल असंभव है अपितु अविचारणीय भी है। यानी इसी कठिनाइयों के कारण कहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति की माप करना असंभव है, उसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। इस संबंध में रॉबर्टसन का यह विचार अधिक विवेकपूर्ण है। मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन की सही माप न तो सैद्धांतिक दृष्टि से संभव है न व्यावहारिक दृष्टि से ही। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है, और यदि पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाए तो कुछ व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उसकी माप काफ़ी हद तक ठीक तरह से हो सकती है। यानी संपूर्ण माप इसकी किया जाना संभव नहीं है, काफ़ी हद तक मुद्रा मूल्य की माप की जा सकती है। निर्देशांक या सूचकांक की सीमाएं क्या होती? पहला, ये अनुमानित होते हैं, इनमें गणितात्मक सत्यता नहीं होती। दूसरा, विभिन्न वर्षों में एक वस्तु के भार बदलने से परिणाम में अंतर आ जाता है। यानी एक वस्तु का भार किसी वर्ष में अलग होता है, दूसरे वर्ष में वो अलग हो जाता है, तो इससे परिणाम में
अंतर आ जाता है। तीसरा, केवल विदेश विशेष उद्देश्य के लिए ही इसको उपयोग में लाया जा सकता है, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया। चौथा, अलग अलग देशों में प्राय आधार वर्ष वस्तुओं और उनकी कीमतों में अंतर होने से आर्थिक परिवर्तन की तुलना करने में अधिक उपयोगी नहीं रहते। यदि हम विभिन्न देशों के आर्थिक परिवर्तनों की तुलना करें तो ये अधिक उपयोगी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग आधार वर्ष होते हैं, अलग अलग वस्तुएं उसमें होती है और कीमतें भी अलग अलग होती, तो इसकी तुलना करना संभव नहीं होता। पांचवा, निर्देशांक द्वारा प्रकट किए गए परिणाम भ्रामक होते हैं, क्योंकि ये सब तथ्यों का प्रयोग न कर केवल नमूने के तथ्य ही काम में लाते हैं, तो इसके द्वारा जो परिणाम या निष्कर्ष होते हैं वो भ्रामक हो सकते हैं। कार्लबोर्न ने लिखा है कि परिवर्तनशील संसार में सैद्धांतिक दोषों से बच सकना कठिन है और निकट भविष्य जहाँ तक हम देख सकते हैं सैद्धांतिक दृष्टि से निर्देशांक निर्माण की श्रेष्ठतम पद्धतियों का प्रयोग होना संभव नहीं होगा। कार्लबर्न ने लिखा है कि वर्तमान जहाँ तक संभव है कि हो सकता है कि निर्देशांक निर्माण की श्रेष्ठ पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं हो पाए। अब निर्देशांकों के लाभ क्या होते हैं? पहला, मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लाभ है वो है मुद्रा के मूल्य का मापन। इसी के लिए निर्देशांक बनाए जाते हैं। तो मुद्रा के मूल्य की माप होती है भविष्य में भुगतान की सुविधा के लिए, उत्पादन तथा रोजगार की दिशा निर्धारित करने के लिए अथवा लोगों की वास्तविक आय की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, रोजगार की दिशा क्या होनी चाहिए, लोगों की वास्तविक आय कितनी है, इसकी जानकारी भी इससे होती। क्राउथर, निर्देशांकों की तकनीकी पद्धति के प्रयोग द्वारा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की माप संभव है, यानी इससे हम मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को माप सकते हैं। दूसरा, जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान। वास्तविक आय का पता जीवन निर्वाह व निर्देशांक से पता चलता है कि रहन सहन का व्यय बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक से ये पता चलता है कि लोगों का जो रहन सहन व्यय बढ़ रहा है घट रहा है। तीसरा, मजदूरी निर्धारण में इसकी उपयोगिता है, इसलिए श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण में बहुत सहायता होती है। श्रमिकों के लिए अलग से सूचकांक बनाए जाते हैं जिससे उनके वेतन, महंगाई भत्तों का निर्धारण किया जा सके। उत्पादन संबंधी जानकारी, कौन से क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है और विलोम से क्या स्थिति है, इसकी जानकारी उत्पादन संबंधी सूचकांक से हो सकती है। विदेशी व्यापार संबंधी सूचकांक, आयात निर्यात सूचकांक जो बनाए जाते हैं, कौन सी वस्तुएं अधिक आयातित होती, कौन से निर्यातित होती, इससे देश के जो सरकार है वो अपनी आयातित और निर्यातित वस्तुओं के लिए अपनी नीति बना सकती है। व्यापार में सहयोग, इरविंग फिशर के अनुसार वस्तुओं का कीमत स्तर स्थायी रखने तथा व्यापार में स्थिरता लाने हेतु निर्देशांक उपयोगी, यानी व्यापार जब होता है तो उसमें कीमतें को स्थिर रखने में भी ये उपयोगी है और व्यापार में स्थिरता लाने में भी उपयोगी है। सातवां, मौद्रिक और विकास संबंधी नीति निर्धारण में उपयोगी है। होम के विचार में कीमत स्तर जो निर्देशांकों के माध्यम से सुविधापूर्वक व्यक्त किए जा सकते हैं, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हमने निर्देशांक के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है। अगले अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में, जिसमें इरविंग फिशर द्वारा दिया गया मुद्रा परिमाण सिद्धांत, कैम्ब्रिज व्याख्या, मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, केन्स का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।